नमस्कार। न्यूज 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानव श्रीवास्तव। एक बार फिर हम बात करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के मिशन 80 को लेकर और साथ ही इंडिया गठबंधन की तरफ से किए जा रहे प्रयासों को लेकर, जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी का रथ रोकने में इंडिया गठबंधन कामयाब हो जाएगा। चूंकि आम चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, इसलिए ये आकलन करना भी बेहद जरूरी हो जाता है कि आखिर कौन से दल की कितनी तैयारी है और कौन किस पर कितना भारी है। यानी एक तरफ एनडीए है तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन है। यह अलग बात है कि इंडिया गठबंधन का कुनबा एनडीए के मुकाबले बेहद छोटा है, लेकिन यहां पर हमको नहीं भूलना चाहिए कि मुकाबला इस बार त्रिकोणीय होने जा रहा है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी भी पूरे दमखम से चुनाव मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है। तारीखों के ऐलान के बाद ये कौतूहल भी लोगों के मन में बना हुआ है कि कौन किस पर कितना भारी पड़ेगा और इस बार चुनावी नतीजे क्या हो सकते हैं। अपने अपने तरीके से जो तमाम चुनावी पंडित जानकार हैं वो उसका आकलन कर रहे हैं। तैयारियों की बात अगर की जाए तो भारतीय जनता पार्टी अब तक 51 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर चुकी है। इंडिया गठबंधन का सबसे प्रमुख दल समाजवादी पार्टी 40 के करीब उम्मीदवारों को घोषित कर चुका है। कांग्रेस के खाते में 17 सीटें हैं, लेकिन सूची का इंतजार अभी सबको है और मायावती भी 7 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर चुकी हैं। पिछले कई वर्षों का अगर रिकॉर्ड देखा जाए तो मायावती आमतौर पर लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से तकरीबन 1 साल पहले ही अपने उम्मीदवारों को, संभावित उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार में उतार दिया करती थी और रिपोर्ट का आकलन करते हुए अगर जरूरत पड़ती थी तो कई बार सीटों पर उम्मीदवार बदले भी जाते थे। लेकिन इस बार मायावती थोड़ा ठहर कर या यूं कहें थोड़ा संभल कर उम्मीदवारों को घोषित कर रही है। अब तक सिर्फ 7 उम्मीदवार घोषित किए गए हैं। अकेले चुनाव लड़ रही है चुनाव मैदान में, वो किसी भी गठबंधन के साथ नहीं है। तो आखिर अब तक की जो तैयारी है उस स्थिति को देखते हुए कौन कितना मजबूत है और आने वाले समय में ये मुकाबला कितना रोचक होने वाला है, इसी पर चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से दीपक सोनकर जी इस चर्चा में हमारे साथ शिरकत कर रहे हैं। दीपक जी, बहुत स्वागत है आपका। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और अब तक 51 सीटें आप घोषित कर चुके हैं। 24 पर बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है कि आखिर कब तक सीट आप लोग घोषित करेंगे। अशोक यादव जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। 40 उम्मीदवारों के साथ वो मैदान में हैं। बाकी सीटों पर भी उनकी तरफ से भी इंतजार किया जा रहा है कि कौन कौन से उम्मीदवार होंगे जो भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देंगे। कांग्रेस के खाते में 17 सीटें जरूर हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो उत्सुकता है वो अमेठी और रायबरेली को लेकर के है, क्योंकि तमाम तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि इस बार शायद गांधी परिवार का कोई उम्मीदवार इन दोनों ही सीटों पर चुनाव लड़ता हुआ नजर ना है। ऐसी चर्चाएं हैं। इन चर्चाओं में कितना दम है और कितनी सत्यता है, ये कांग्रेस की सूची आने के बाद ही मालूम पड़ेगा। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक मनीष अग्रवाल जी भी मौजूद हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया और बहुत स्वागत। अभिमन्यु त्यागी जी हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से जुड़ गए हैं। अभिमन्यु जी, आपका भी बहुत स्वागत है। दीपक सोनकर जी, शुरुआत तो आपसे ही करना चाहेंगे। मुकाबला बेहद दिलचस्प और त्रिकोणीय है। पिछली बार से थोड़े हालात जुदा हैं। पिछली बार कांग्रेस पार्टी अकेले चुनाव मैदान में थी, लेकिन इस बार वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। राष्ट्रीय लोक दल जो पिछली बार सपा और बसपा के गठबंधन का एक हिस्सा हुआ करता था, वो अब आपके साथ है। तो ये कहा जाए कि जो पिछली बार के जो गणित थे उसको पूरी तरीके से आपने बिगाड़ करके अपने पक्ष में करने की कोशिश की है। तो ऐसे में क्या माना जाए कि कितनी ज्यादा तैयारी, कितनी मजबूत तैयारी है आपकी और क्या संभावना देख रहे हैं आप चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद? देखिए मानस जी, जैसा कि आपने कहा कि लगभग सीटों के प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से और 24 स्थानों पर और प्रत्याशी लेने हैं जहां चुनाव की तारीखों का भी ऐलान हो चुका है और भारतीय जनता पार्टी की पूरी तैयारी के साथ उन प्रत्याशियों के नाम पर चर्चा और लगभग मुझे लगता है आज और कल में वो नाम भी घोषित हो जाएंगे। मगर मैं ये कहता हूं, जो आपने बात करी इंडिया गठबंधन की, ये इंडिया गठबंधन जो गठबंधन है, ये गठबंधन है या ठगबंधन है, ये तो देश की जनता और प्रदेश की जनता लगातार बता रही है। गठबंधन तो हमने 2014 में भी देखा था, जो लोग सड़कों पर उतर आए थे। गठबंधन हमने 2019 में भी देखा था।
उसका भी जवाब देश की जनता ने, प्रदेश की जनता ने दिया। और निश्चित तौर पर देखिए, जो अगर चुनाव की बात अगर करेंगे, भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव एक लोकतंत्र का महोत्सव है, और उस महोत्सव को पूरे जिम्मेदारी के साथ और पूरी तन्मयता के साथ मनाने का काम करते हैं। हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर के बूथ अध्यक्ष तक जनता के बीच में अपनी बातों को पहुंचाना, जनता के बीच में अपनी योजनाओं के विषय में बात करना और लाभार्थियों से संपर्क करना, और निश्चित तौर पर वो विश्वास जगाने का काम करते हैं। और यही विश्वास है जो 2014 से जनता का आशीर्वाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के साथ। और जनता भी आज इस प्रशासन पे है कि किसने किसको योजनाओं से जोड़ने का काम किया, किसने उन योजनाओं की जगह उनकी जमीनों और अपराधियों को संरक्षण देने का काम किया, किसने उत्तर प्रदेश में शासन करते हुए भ्रष्टाचारों को नींव खड़ा करने का काम किया, आज किसने कानून व्यवस्था को अच्छा करने का काम किया। तो निश्चित तौर पर जनता प्रशासन से है, और जनता प्रशासन से भी है कि जान रही है कि सत्ता की मलाई चखने के लिए, सत्ता की कुर्सी पाने के लिए, किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार होने वाले दल जो एक दूसरे को कहते हैं, कभी कोई किसी के प्रदेश अध्यक्ष को चिरकुट कह देता है, कभी कोई किसी को अखिलेश और वकलेश कहता है, और आज जब सत्ता की कुर्सी के चाव है तो आज एक है, मगर एक हमने पहले भी देखे थे, उसका परिणाम भी देश की जनता ने दिया था। और आज जनता को जिस गरीब योजनाओं, गरीब कल्याण की योजना गरीबों तक पहुंची, जो अंतिम पायदान का व्यक्ति भी सशक्त हुआ, निश्चित तौर पर उसके साथ है। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी, मैं आपको खुद बता रहा हूं मानस जी, मैं खुद स्वयं अभी जो हमारी सामाजिक यात्रा चल रही थी, जो हमारी विकसित भारत यात्रा चल रही थी, निश्चित तौर पर ऐसे लाभार्थी संपर्क अभियान चल रहा था, मैं खुद संपर्क अभियान में गया था। देश की जनता के अंदर, प्रदेश की जनता के अंदर उत्साह है मोदी जी को लेकर के, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को लेकर के, उनके अंदर उत्साह है, उस गरीब के अंदर उत्साह है, उस गरीब को जिसको आवास मिला है, उसके अंदर उत्साह है, जिसको अच्छी सड़क मिली है, उसके अंदर उत्साह है, जिसके घर में परसों से बिजली का कनेक्शन नहीं था, उसके घर में बिजली का कनेक्शन पहुंचा है, उसको उत्साह है जो उसकी अच्छी कनेक्टिविटी भी से उसको रोजगार मिला है, उसको उत्साह है आज जो व्यक्ति जो पीछे की पंक्ति में खड़ा होता था से बात करता है, तो निश्चित तौर पर ये उत्साह है वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर भरोसा जताने के लिए तैयार है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के लिए तैयार है, और जिसके सर पर छत मिली है, जिसको इलाज कराने के लिए आयुष्मान कार्ड मिला है, जिसको किसान निधि मिली है, जिसको इज्जत घर मिला है, वो निश्चित तौर पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के साथ है। हम अपनी बातों को लेकर के, हम अपनी योजनाओं को लेकर के जनता के बीच में जा रहे हैं, और हमें भी पूर्ण विश्वास है, जैसे ही जनता ने 2014 में भी हमको आशीर्वाद दिया, 2017 में भी आशीर्वाद दिया, 2019 में भी आशीर्वाद दिया, 2022 में भी आशीर्वाद दिया, 2024 में भी उत्तर प्रदेश के अंदर 80 की 80 सीटों पर जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। अभिमन्यु त्यागी जी, अमेठी और रायबरेली दो ऐसी सीटें जो पारंपरिक सीटें हैं गांधी परिवार की, उन सीटों पर भी अभी तक आप अपने उम्मीदवार को घोषित नहीं कर पाए। लोग इंतजार कर रहे हैं, आम चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सूची कहां है? मानस जी, आपको और पैनल में मौजूद सभी लोगों को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। देखिए मानस जी, हर पार्टी का अपना नजरिया होता है चुनाव लड़ने का, रणनीति होती है। तो कांग्रेस पार्टी हमेशा बिल्कुल चुनाव का जब वक्त आ जाता है उसी दौरान अपने कैंडिडेट घोषित करती है। जहां तक देखिए तैयारी की बात है तो सब जानते हैं जनता किससे परेशान है। जनता इनके झूठे जुमलों से परेशान है। जो इन्होंने रोजगार देने के वादे किए थे उन वादों पर ये खरे नहीं उतरे। महंगाई पे कंट्रोल करने की बात की थी, उस पर खरे नहीं उतरे, वो बात झूठी निकली। इन्होंने कहा काला धन लेकर आएंगे, और नोटबंदी हो चाहे इलेक्ट्रल बॉन्ड, तो इनकी कलाई खुल गई है कि सरकार की कथनी और करनी में कितना फर्क है। इसी तरह भ्रष्टाचार पे ये अंकुश लगाने की बात करते थे। इस देश का सारा धन जो चंद पूंजीपति, जिनमें से कुछ पूंजीपति धन को लेकर भाग गए और कुछ का एनपीए में धन छूट कर दिया गया, वो सब लोगों के सामने आ चुका है। तो जनता चाहती है रोजगार मिले, उसको ये अग्निवीर देते हैं। जनता कहती है कि ये जो महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है उस पर लगाम लगाया जाए, लेकिन दूसरी तरफ से कहीं 1 रुपया छूट की जाती है तो दूसरी तरफ से दूसरी चीजों में रेट बढ़ा दिया जाता है। तो चारों ओर हाहाकार मचा हुआ है। आज मुद्दों की कमी नहीं है। न्याय यात्रा में देख लिया कि न्याय यात्रा में किस तरह से जनता का हुजूम राहुल गांधी जी की यात्रा में जुड़ा,
उन्होंने सीधे बात करी कि जनता परेशान तो है और परेशान होने के बहुत सारे कारण है, और उन कारणों में सबसे बड़ा कारण है भूख का, रोटी का, जो सरकार खुले मन से कहती है। खुद नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि हम लोगों को रोज 80 करोड़ लोगों को हम मुफ्त राशन देते हैं। यानी सरकार के पास पॉलिसी नहीं है रोजगार देने की, यानी सरकार के पास ऐसी कोई ढंगा नहीं है कि किस तरह से गरीबी रेखा से ऊपर ले जाने का काम किया जाएगा। तो आज जनता को जो सबसे जो जरूरत है, जो बुनियादी जरूरत है, वो है रोजगार की। और खुद सरकार का आंकड़ा है कि 12 करोड़ रोजगार देश में घट गए हैं। कहाँ ये रोजगार बढ़ाने की बात कर रहे थे? 46% जो ग्रेजुएट है देश में, उन्होंने अब उम्मीद ही छोड़ दी है कि उनको रोजगार मिलेगा। 88% जो रोजगार है, जो सृजन हुआ, उसमें वो सारे ठेका प्रथा पे भरे गए। तो यानी जो पक्की नौकरियों का जो सपना होता है मिडिल क्लास का, जो गरीब का सपना होता है, वो इन्होंने चूर चूर कर दिया। तो जनता इन लोगों को सबक सिखाने जा रही है। जहां तक कैंडिडेट डिक्लेयर करने की बात है, बहुत जल्द कैंडिडेट आपके और हमारे सामने आ जाएंगे। और निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी, निश्चित तौर पर इंडिया अलायंस, निश्चित तौर पर इंडिया अलायंस की जो भी सब पार्टी दल है, उनका सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस होने जा रहा है और देश में इंडिया अलायंस की सरकार बनने जा रही है। चलिए, अशोक यादव जी हमारे साथ हैं। अशोक यादव जी, जिन मुद्दों को अभी अभिमन्यु त्यागी जी ने उठाया, मैं अगर पीछे चला जाऊं फ्लैशबैक में और देखूं 2014 के बाद से कौन कौन से मुद्दे आप लोग उठाते रहे, तो देखिए, आपने नोटबंदी का मुद्दा उठाया जोर शोर से, जनता ने कोई ध्यान नहीं दिया। आपने जीएसटी का मुद्दा जोर शोर से उठाया, जनता ने आपकी बात को नहीं सुना। आपने महंगाई का मुद्दा उठाया, जनता ने नकार दिया। आपने महंगे डीजल पेट्रोल का, रसोई गैस का मुद्दा उठाया, जनता ने वो भी नकार दिया। आपने भूख, बेरोजगारी, महंगाई का मुद्दा उठाया, वो भी नकार दिया। 2022 के चुनाव से पहले आप लगातार किसानों का मुद्दा उठा रहे थे, जनता ने वो भी नकार दिया। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि आप जनता को समझा नहीं पा रहे हैं या जनता को लग रहा है कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, विपक्ष बेवजह हल्ला कर रहा है। देखिए मानस जी, आपने जो सवाल किए बड़े अच्छे सवाल हैं कि जनता ने नकार दिया है। ये मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा परसेप्शन चेंज करने की जरूरत है कि गिलास आधा खाली है कि आधा भरा है। आपको याद होगा 2019 का लोकसभा चुनाव, जब पुलवामा वगैरह की घटना हुई थी और जो मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन करते हुए माननीय मोदी जी सेना के नाम का इस्तेमाल किए, सेना के शहीदों के फोटो का इस्तेमाल किए, और उसके बाद जब उन्होंने एक भावनात्मक रूप से और वोट मांगने का काम किया कि आपका पहला वोट पुलवामा के शहीदों के नाम से पड़ सकता है क्या, इतनी बड़ी प्रचंड जो वेग था मानस जी, उस प्रचंड वेग में भी उनको कितना वोट मिला था? 37%। तो आज अगर 37 के अपोजिट देखा जाए तो लगभग 63% लोगों ने मोदी जी की विचारधारा को नकारने का काम किया 2019 में। और आज जो आपने रिसेंट अभी 5 विधानसभाओं का चुनाव आपने देखा होगा, उसमें भी मोदी जी की जो विचारधारा के खिलाफ, मतलब जितना उनके विचारधारा के फॉलोअर थे उससे 10 लाख लोगों ने उनके खिलाफ वोट देने का काम किया। ठीक है, सरकारें नहीं बनी कांग्रेस की, लेकिन फिर भी 10 लाख लोगों ने रिजेक्ट किया। ज्यादा लोगों ने, जितना मोदी जी को लोग पसंद किए उससे ज्यादा 10 लाख लोगों ने ज्यादा रिजेक्ट करने का काम किया। तो ये न कहिए कि हमारे जो मुद्दे फेल हो रहे हैं। यूपी में बीजेपी को दीपक सोनकर जी पिछले लोकसभा चुनाव में कितने फीसदी वोट मिले? मुझे लग रहा है शायद 46% के आसपास थे। जी। और बिल्कुल सही। और आपको कितने वोट मिले थे? 32% के आसपास मुझे लग रहा है। ये देखिए क्या है मानस जी, ये हमारे देखिए मानस जी, देखिए दीपक जी मेरी बात हो जाने दीजिए। देखिए जी, आपने सवाल किया है ऑल ओवर इंडिया लेवल पे, मैंने जवाब दिया ऑल ओवर इंडिया लेवल पे। अगर आप उत्तर प्रदेश की बात करेंगे मानस जी, स्पेशली जो 80 सीटों की बात आप करेंगे, तो 80 सीटों के लिए भी जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने 2022 का आपने देखा होगा, 2022 में 37% वोट शेयर समाजवादी पार्टी ने गेन किया था। तो ऐसा नहीं है कि हमारी बातों को जनता सुन नहीं रही है, हमारी बातों को जनता नकार दे रही है। हमने जो भी बातें की जनता ने उसको सुना और उसको समझा, और सोच समझ के सब कुछ करके ही 63% लोगों ने एंटी मोदी आइडियोलॉजी को पसंद भी किया। रह गई बात सरकारें नहीं बनी, तो चूंकि जो बिखराव था विपक्ष में मानस जी, उस बिखराव को ही एक धरातल देने के लिए, उस केमिस्ट्री को सही करने के लिए, क्योंकि अरिथमेटिक तो हमारे पक्ष में थी, केमिस्ट्री हमारे पक्ष में नहीं थी, और उस केमिस्ट्री को दुरुस्त करने के लिए हमने इंडिया गठबंधन का स्वरूप तय किया, और वो गठबंधन बखूबी अपना रोल प्ले कर रहा है। तो इसलिए हमें उम्मीद है कि जो मुद्दे आपने गिनाए, उन मुद्दों पे जनता
कंसोलिडेट होकर के 63% जनता इंडिया गठबंधन के साथ तैयार बैठी है, जो कि मोदी सरकार को सत्ता से हटाने की जा रही है। रह गई बात उत्तर प्रदेश की, मैं 10 सेकंड उत्तर प्रदेश के बारे में बोल दूं कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी करे कि 80 मिशन 80 आपने कहा, तो मिशन 80 भारतीय जनता पार्टी चला रही है, लेकिन वहीं उत्तर प्रदेश की जनता 80 हराओ बीजेपी हटाओ का मिशन चला रही है। वो जनता कौन लोग हैं जो 80 हराने की बात कर रहे हैं? वो 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती के पीडीए के समाज के लोग हैं, पिछड़े दलित के लोग हैं। वो जो अग्निवीर का दंश झेल रहे हैं मानस जी, वो लाखों परिवार उत्तर प्रदेश के जिनके बच्चे आर्मी में जाते थे, उनकी परिवारों का डेवलपमेंट होता था, लेकिन आज वो 4 साल की ठेकेदारी पे जा रहे हैं। वो लाखों लोग इंतजार कर रहे हैं इसी पल का, 2024 का। और मैं बता दूं आपको, जिस तरह से 60 लाख लोगों ने, 60 लाख बच्चों ने दुश्वारियां झेली पुलिस भर्ती में लेकर के, वो 60 लाख परिवार को अगर 3 से डिवाइड कर मल्टीप्लाई करिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इस बात को कई बार कर चुके हैं, लगभग हर लोकसभा से 2-2.25 लाख लोग इंतजार कर रहे हैं ये पेपर लीक कराने वालों को सबक सिखाना है। बेरोजगारी से त्रस्त लोग इंतजार कर रहे हैं कि हमको सबक सिखाना है। महंगाई से आप ऐसी बात कह रहे हैं कि जैसे कि उत्तर प्रदेश की सभी 80 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी हार जाएगी। मतलब आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि बनारस की सीट हार जाएगी, लखनऊ से राजनाथ जी हार जाएंगे। मतलब कि कौन यकीन करेगा? आप कुछ प्रैक्टिकल होकर बात करिए ना। आप देखिए, जनता जो है वो मतदाता बहुत समझदार है। आप ऐसी बात तथ्य और तर्क हो। मानस जी नरोत्तम मिश्रा के लिए कोई बता रहा था मध्य प्रदेश का कि गृह मंत्री हार जाएंगे? कोई विश्वास कर रहा था कि शिवराज सिंह चौहान सीएम नहीं बनेंगे? देखिए, राजनीति में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो कल्पना से परे होती हैं। आप जब तक रिजल्ट नहीं आ जाए, जब तक धरातल पे चीजें आ न जाए, तब तक आप ये नहीं कर सकते ये चीज आप हवाई बोल रहे हैं। बहुत सारी अनएक्सेप्टेबल चीजें भी हो जाती हैं। तो रह गई बात 80 लोकसभा की, मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं, सिर्फ 2 विचारधारा मानस जी, चाहे उत्तर प्रदेश में हो चाहे पूरे हिंदुस्तान की बात मैं कर रहा हूं। एक विचारधारा है जो इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से देश में चोरी करने में विश्वास रखती है, जो बैलेट लूट में विश्वास रखती है, जो काला धन के नाम पे काला धन अपने पार्टी के कोष में जमा करवाने में विश्वास रखती है। दूसरी तरफ वो विचारधारा है जो त्रस्त है इनके झूठे वादों से, झूठे जुमलों से, और वो महंगाई बेरोजगारी से त्रस्त है। और जिस तरह से उत्तर प्रदेश की हालात मैंने गिनाए, वो वही हालात कमोबेश पूरे हिंदुस्तान के हैं, और हिंदुस्तान की जनता भी त्रस्त है इनसे। कब तक राम मंदिर का ढिढोरा पीटेंगे, राम के नाम पे लोगों को ठगेंगे? कब तक मां गंगा के नाम पे ठगेंगे? पिछली बार मां गंगा के नाम पे गए थे माननीय मोदी जी 2014 में, मुझे तो मां गंगा ने बुलाया है। अब बताइए मां गंगा की क्या हालत है मानस जी? आप कभी काशी में होके आइए, देखिए आज भी लगभग 60% पानी, नालों का पानी मानस जी, बिना सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के ही डायरेक्ट गंगा में गिर रहा है। तो मां गंगा तो अपने बदहाली पे आज भी आंसू बहा रही हैं, लेकिन उनके तथाकथित जो नाम लेते थे वो हजारों करोड़ के जहाज में एंजॉय कर रहे हैं। तो देखिए, इस तरह की सेंटिमेंटल बातें करके आप 1 चुनाव जीत गए, 2 चुनाव जीत गए, लेकिन कब तक काठ की हाड़ी बार बार नहीं चढ़ती मानस जी? कितनी बार चढ़ा लेंगे? एक बार आपने चढ़ा लिया, पुलवामा के नाम पे आपने चढ़ा लिया, दोबारा आपने पहला बार कहा कि अन्ना आंदोलन के नाम पे काठ की हाड़ी चढ़ा लिया, दूसरी बार पुलवामा के नाम पे चढ़ा लिया, तीसरी बार आप सोच रहे हैं कि राम मंदिर के नाम पे चढ़ा लेंगे। नहीं चढ़ पाएगी। आप जमीन पे देखिए, इनके पास असीमित पैसा है जी। अशोक जी, मनीष अग्रवाल जी, मैं बहुत स्पष्ट जवाब आपसे चाहता हूं। मैं इस बात को समझ नहीं पा रहा हूं कि जो विपक्ष के जो लोग हैं, क्या उनकी रणनीति में कोई चूक हो रही है, या वो खुली आंखों से उस सच को देखना नहीं चाहते जो आम लोग देख। मैं बिल्कुल किसी से बायस्ड होकर नहीं, मैं किसी भी पार्टी का कोई समर्थक नहीं, किसी विचारधारा से मेरा कोई लेना देना नहीं, बिल्कुल निष्पक्ष तौर पर बात कर रहा हूं मैं आप दीपक भाई, मैं आपके पास आता हूं, बस अपनी बात मैं खत्म कर लूं, मनीष जी से जवाब देना जरूरी, उसके बाद मैं आप ही के पास आऊंगा। भाई, काशी में हम लोग जाते थे, कई बार हम लोगों ने आम लोगों से बात किया, तो काशी के ये बात ठीक है कि गंगा नदी को जिस तरीके से साफ होना चाहिए था वैसे नहीं हो पाई। हम लोगों ने उसमें कई बार स्टोरीज भी की, स्वच्छ भारत मिशन को लेकर के जो प्रयास किए गए, कई बार हम लोगों ने उसके एंटी स्टोरी भी की कि देखिए गंदगी पड़ेगी और ऐसा नहीं हो पा रहा है। शौचालयों का भी हमने दिखाया कि लोगों ने इज्जत घर के नाम पे उसमें वहां पर लकड़ी भर रखी है, कुछ कमियां हैं। लेकिन लोग ये कहते हैं कि नहीं, हालात पहले से बेहतर हुए। जिन घाटों पर कभी कोई जाना पसंद नहीं करता था, आज वहां पर सौंदर्यीकरण व्यवस्था वहां पर लागू है। बाबा विश्वनाथ का कॉरिडोर बनने के बाद लाखों की संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं, मोदी जी ने अच्छा काम किया।
अयोध्या हम लोग लगातार कवर कर रहे हैं। अयोध्या में लाखों की भीड़ आ रही है, आप किसी से पूछिए तो वो थोड़ा सा भावुक या भाव विभोर हो जाती है, कहती है मोदी जी ने जो वादा किया था वो पूरा किया। अब मैं ये समझना चाहता हूं कि रणनीति में चूक हो कहां रही है। इन तमाम मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी की बुराई करके या खुले मन से उनकी निंदा करने के बाद जो आम वोटर्स है उन पर उनकी क्या मनोदशा होती कि वो क्या सोचते होंगे विपक्ष के बारे में। दूसरा ये, क्या आपको लगता है कि विपक्ष को इन तमाम मुद्दों को छोड़ करके आम जनता के बीच जाकर के उनसे समझना चाहिए कि आखिर दरअसल उनकी जरूरत क्या है और उसको एक मुद्दे के तौर पर उठाएं, जिससे इन मुद्दों को जिनको लेकर के बीजेपी आगे बढ़ रही है उनको काउंटर किया जा सके। दोनों सवालों को एक साथ मैं आपसे जवाब चाहता हूं। मैं मानस जी, आपने अपने दोनों सवाल बहुत अच्छे ढंग से समझाए हैं। मैं एक एक करके जवाब देता हूँ। सबसे बड़ी गलती जो इस समय विपक्ष कर रहा है वो ये है कि उनका कोई भी प्रवक्ता हो, किसी भी स्तर का नेता हो, डायरेक्ट माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी पे आरोप लगाता है, उनकी छवि को धूमिल करने की कोशिश करता है और उनकी छवि उससे बहुत निखर के आती है। मैं कल का उदाहरण देता हूँ। कल राहुल गांधी ने मुंबई में संबोधित करते हुए एक शक्ति नाम के शब्द का उच्चारण करा। आज जी जी प्रधानमंत्री जब तेलंगाना में जनता को संबोधित कर रहे थे तो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जितनी मात्र शक्ति ये मेरे सामने बैठी है, यही मेरी शक्ति, इसको कुचलना चाहते। और आज आप उनका स्टेटमेंट अगर सुनेंगे ना, उन्होंने इतना बड़ा स्टेटमेंट दिया कि मैं आप लोग के लिए अपनी जान दे दूंगा अगर आप लोग पे कोई बात आएगी। आप समझते हैं प्रधानमंत्री कैसे इमोशनली लोगों से जुड़े हैं। एक इस कद का आदमी कहता है कि आप मेरी मात्र शक्ति हैं, मैं आपका वंदन करता हूं, मेरी देवियां बैठी हैं और अगर आपके ऊपर कोई बात उठाएगा तो मैं उसके लिए जान दे दूंगा। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं प्रधानमंत्री तीसरी बार बन के कुछ करूंगा, उन्होंने कहा मैं आपके लिए जान दे दूंगा। ये लोग उन्हें मुद्दा देते हैं जनता से जुड़ने का और वो बखूबी इसका इस्तेमाल करते हैं जनता से जुड़। जैसे मोदी का परिवार नाम का मुद्दा आया, उन्होंने तुरंत उसको मुद्दा बना के जनता से जाके जुड़ लिया। तो विपक्ष को ये देखना होगा कि हमारे किस स्तर का नेता किस स्तर के नेता पे कमेंट करेगा, किस हद तक करेगा, किन दायरों में हमको रहना पड़ेगा। आप प्रधानमंत्री को ऐसे संबोधित नहीं कर सकते। आप देख रहे होंगे अभी भी जो प्रवक्ता बोल रहे थे, सिर्फ वाराणसी में गंदगी है क्या और पूरे भारत में कहीं कोई समस्या नहीं है गंगा में क्या। लेकिन आप उनकी छवि पे टारगेट करते हुए ये सोचते हुए कि वो मलाइन होगी और हर बार ये उसी पे वापस आते हैं और जनता उनको और अच्छे से गले लगाती है। ये लोग वोटिंग परसेंटेज की बात करते हैं, थोड़ा सा एनालिसिस करें। 224 सीटों पे भाजपा पिछली बार 50% से ज्यादा वोट लाई थी। ये लोग 37% वोट को अभी गिन रहे हैं। इस बार अगर भाजपा ने 272 का मैजिकल फिगर जो है 50% वोट से ज्यादा से पार कर लिया तो इन लोग के लिए आगे के चुनाव बहुत मुश्किल हो जाएंगे, क्योंकि वो कास्ट कल्चर से ऊपर हो जाएंगे। जिस जाति समुदाय के विशेष के वोट के लिए सब पार्टियां बैंक करती हैं, ये उससे ऊपर हो जाएंगे। 370 का टारगेट क्यों है? 303 जीती हैं, 72 सेकंड है, इनके पास कोई गिनती नहीं। अब मैं रोजगार के मुद्दे पे आता हूँ, एक डेटा शेयर करना चाहता हूँ। सब लोग कह रहे हैं बेरोजगारी बहुत बढ़ी है। भारत में किस उम्र का आदमी रोजगार करने जाता है? मैं मानता हूँ 21 साल का आदमी जाता होगा ग्रेजुएट होते ही रोजगार करने। अगर आप 2010 के बाद से नए वोटर जो जुड़े हैं, इलेक्शन कमीशन के डेटा को स्टडी करेंगे, जितने नए वोटर जुड़ रहे हैं 90% वोटर भाजपा को वोट कर रहा है। ये इलेक्शन कमीशन का डेटा है, फैक्ट एंड फिगर में पोस्टेड है। अब वो युवा 90% जब वोट कर रहा है तो वो बेरोजगारी को मुद्दा मानता ही नहीं है। वो तो ये मानता है कि जब मैं 9th 10th 11th 12th की परीक्षा देने जाता हूँ तो मेरे प्रधानमंत्री एक अभिभावक की तरह आके मुझसे चर्चा करते हैं, मुझसे पूछते हैं, मुझे समझाते हैं कि इस पे कोई दबाव मत डालना, ये थर्ड भी आएगा तो ये हमारे देश का नागरिक है, इसके लिए हम सब तैयार हैं। ये लोग क्या सोचते हैं, वो मुद्दे ऐसे ही बनाए जा रहे हैं। परीक्षा पे चर्चा जो है उसका कोई अर्थ नहीं है। उस आदमी को, उस बालक को, उस महिला को, उस लेडी को 9th क्लास से ये पता चलने लगता है कि मेरे माता पिता के अलावा मेरा अभिभावक कौन है जो मेरे देश को लीड कर रहा है, क्या उसकी योजनाएं हैं, क्या अब हम तीसरी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं। वो लोग वहां से उस चीज के लिए अलाइंड हो जाते हैं। इस बार भी आप देखिएगा, कल इलेक्शन कमीशन ने कहा 1,85,00,000 नए मतदाता जुड़े हैं। तो क्या ये 1,85,00,000 जो नए मतदाता जुड़े हैं, अगर इनमें से फिर 90% भाजपा को वोट करता है जैसा कि पुराने फिगर्स कह रहे हैं, तभी इन लोग को पता नहीं चलता कि ये वोट्स कहाँ से जनरेट हो रहे हैं, सीटों पे मार्जिन क्यों बढ़ रहा है, क्यों ये रिजल्ट्स में तब्दील हो रहे हैं। तो आपने जैसे कहा, इन्हें जमीन पे जनता पे जाके ये समझना पड़ेगा कि कहाँ क्या से परेशानी है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर जो है वो 15 साल की उम्र के बच्चे से भी इंटरेक्ट कर रहे हैं। जब वो वोटर बन के आता है ना तो वो कहता है मैं एक ही प्राइम मिनिस्टर देख रहा हूँ,
मैं इन्हीं से मिला हूं, मैं इन्हीं को सुनता हूं, मैं इन्हीं के संवाद में हूं। क्योंकि और नेता जब संवाद करते हैं तो वो विदेशों की यूनिवर्सिटियों में जाते हैं, जेएनयू में जाते हैं, कभी छात्रों के बीच में नहीं जाते, कभी डायरेक्ट संवाद नहीं करते। तो ये बेरोजगारी इसलिए मुद्दा नहीं बन पाती, महंगाई का मुद्दा आप बनाने आते हो। आज अगर सरकार गेहूं नहीं डिस्ट्रीब्यूट कर रही होती, जो यूक्रेन की क्राइसिस है, इंटरनेशनल मुद्दों को देखना पड़ेगा, तो पता नहीं उसके रेट क्या होते। लेकिन फिर भी पेट्रोल के रेट बहुत हद तक कंट्रोल में है, गैस के रेट बहुत हद तक कंट्रोल में है। तो जो लार्जर पिक्चर है ना, पब्लिक इसको समझती है कि कहाँ क्या बात हो रही है। आप बार बार वही मुद्दे हर चुनाव में लेके जाओगे, ये जो नया वोटर क्रिएट हो रहा है ना, धीरे धीरे मुद्दे फैक्ट्स इरोड होते जाएंगे। आपको जनता के पास पलट के जाने का मौका नहीं मिलेगा। डीबीटीएल के जो फायदे हैं उसका कोई परिमाप नहीं है, उसको कोई कंपेयर नहीं कर सकता। आज हर आदमी जो है बैंकिंग से जुड़ा है। एक रेहड़ी वाले को स्वरोजगार योजना जो मिलती है, 10,000 का लोन मिलता है, वो कहता है बैंक वाला मेरे पास आता है, मुझे एटीएम देता है, पासबुक देता है, मुझसे पूछता है, फिर 20,000 देता है, फिर 50,000 देता है, कल को मैं मकान लेना चाहता हूँ, मुझे लोन देता है, जो बैंक मुझे घुसने नहीं देता था। अभी पीएम ने 1 लाख स्वरोजगार योजना के तहत दिल्ली में उन लोगों को चेक्स बांटे हैं। आपको इस टाइप की योजनाओं से जुड़ना पड़ेगा, आपको पब्लिक को फील करना पड़ेगा। पहले आप क्या सोचते थे कि एक क्लास हमें वोट कर देगा, 25-30% वोट आ जाएगा, उससे देश में सरकार बन जाएगी, फिर हम अपने हिसाब से मिलजुल के जैसे चाहेंगे गठबंधन करके चलाएंगे, और जब 5 साल बाद फिर चुनाव में जाएंगे तो फिर पुराने मुद्दे ले जाएंगे और फिर उन पे जीत आएंगे। लेकिन वो टारगेट जो है वो बड़ा टाइट होता जा रहा है। और इस बार के चुनाव में अगर 272 सीटें 50% वोट से ज्यादा जीत गई तो विपक्ष का वापस आना 2029 में असंभव जैसा होता जाएगा, क्योंकि फिर भारत एक युवा देश है, फिर अगले 5 साल में उसमें 1.5-2 करोड़ वोटर जुड़ेंगे और उनकी सिंपैथी किसके प्रति होगी। वो देख रहे हैं ना कि हमारे देश के प्रधानमंत्री को अंतरराष्ट्रीय मंच पे क्या मिल रहा है, क्या लोग उसको ख्याति दे रहे हैं। इसी जमाने में जो देश उसको मुख्यमंत्री रहते के रूप में वीजा नहीं देना चाहता था, आज वो कहता है मेरे वहां प्रचार करने आओ। लोग कहते हैं कि जिसको ये बोलेंगे वो प्राइम मिनिस्टर वहां का प्रेसिडेंट बन जाएगा। इस टाइप की छवि के सामने आप हर आदमी उन पे आरोप लगाएगा, हर आदमी ये कहेगा गलत है। तो वो तो कहते हैं जितना तो मुझे आरोप लगाओगे उतना ही मैं पावरफुल हूंगा। मैं बार बार जनता के जीत में जाना चाहता हूँ। ये शक्ति नामक शब्द है, ये अप्रैल में बड़ा मुश्किल हो जाएगा जब ये देश त्योहार में जाएगा, मातृशक्ति के त्योहार में जाएगा, और प्राइम मिनिस्टर ने जैसे आज से उसे प्रयोग करना शुरू करा, विपक्ष के पास कोई जवाब नहीं होगा, कोई क्लैरिफिकेशन नहीं होगा। आपको संवेदनशील मुद्दों को नहीं छूना पड़ेगा, आपको सिर्फ जनता की नब्ज को टटोलना है। आप राम मंदिर को कह रहे हो बन गया, लेकिन कोई राम मंदिर जा नहीं रहा। राम मंदिर अछूता है क्या? यूपी में रैली हो करके जाती है, कोई राम मंदिर के दर्शन करना नहीं चाह रहा। आप देख रहे हो जनता, आप तो बार बार गए हो अयोध्या में, आपने प्रोग्राम करा है, आपने विजिट करा है, लोगों की संवेदनाओं से वो जुड़ा है। अगर वो आपके भी भगवान है तो दर्शन करने में क्या जाता है? ये मेरी आज तक समझ में नहीं आया कि कौन सी राजनीति का ये परिपेक्ष है कि आप अपने भगवान के दर्शन करने के लिए भी समय ढूंढ रहे हो कि कौन सा उचित समय होगा कि हम जाके दर्शन करेंगे। अगर इन लोगों ने 22 तारीख को ही दर्शन कर लिए होते तो वो मुद्दा ही आगे चुनाव के लिए खत्म हो गया होता कि भगवान के लिए हम सब एक है, बाकी हमारे वैचारिक मतभेद है, हम उस पर लड़ते हैं। जी बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा दीपक सोनकर जी, जिस बात का जिक्र मनीष अग्रवाल जी कर रहे हैं और विपक्ष के साथी भी कर रहे हैं, एक आरोप तो लगता है कि आप लोगों को बड़ा इमोशनली अटैच करने की कोशिश करते हैं, तमाम तरह की बातें करके, वादे करके, भाषणों के जरिए कुछ ऐसी रणनीति आप बना लेते हैं बार बार कि आप इमोशनली लोगों को खींचने की कोशिश करते हैं, जिससे मुद्दे पीछे छूट जाते हैं। विपक्ष चिल्लाता रहे बेरोजगारी है, महंगाई है, लोग ध्यान ही नहीं देते, क्योंकि आप उनको इतना इमोशनली उनको इस तरीके से अपने साथ जोड़ लेते हैं कि मुद्दों की तरफ ध्यान ही नहीं जाने देते आप। देखिए मानस जी, बिल्कुल ठीक बात मनीष जी भाई साहब ने की और बहुत विश्लेषक में उन्होंने पूरा बात की, मगर आप ये बात उनकी बातों से भी समझिए कि इमोशनली क्या होता है कि कब कोई व्यक्ति देश के प्रधानमंत्री जी को किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करता है। भाई हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं, किन शब्दों का प्रयोग करेंगे तो जनता कैसे नहीं जुड़ेगी उनसे। और जो आप इमोशनली की बात कर रहे हैं, हम तो जनता से वैसे ही इमोशनली जुड़े हैं, हम उनके परिवार से जुड़े हैं, हम उनके दिल से जुड़े हैं, हम उनके नेतृत्व से जुड़े हैं, उनकी क्षमताओं से जुड़े हैं, उनके हितों से जुड़े हैं, उनके सामंजस्य से जुड़े हैं। इमोशनली तो हम वैसे ही जुड़े, और इमोशनली जुड़ करके जिस तरीके से देश का विश्वास देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ, और ये भरोसा और विश्वास है। हमारे आदरणीय समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे, एक्चुअली है क्या, इनके जो सपने हैं, सपने देखना अच्छी बात है, ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने, ये सपने जब सरकार में थी तब वो योजनाएं भी पेपर पे थी, अब ये सरकार के चुनाव के वोटर्स को भी पेपर पे रखते हैं।
मगर जो धरातल पर प्रैक्टिकल है मानस जी, धरातल पर जो उम्मीदें हैं वो देश की जनता की निगाहें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ है। उत्तर प्रदेश की निगाहें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की तरफ है। उनकी निगाहें, इन्होंने पता है बहुत सारे मोदी जी एक चेहरा जिनको लोग पसंद करते हैं और उनके नाम पर आप चुनाव लड़ते हैं और चुनाव जीत के आ जाते हैं। वही तो मैं कह रहा हूं कि मोदी जी के से लोगों का एक अटैचमेंट है, तो उसमें मुद्दे पीछे छूट जाते हैं। विपक्ष जो है वो भी कोई गलत बात तो नहीं कह रहा है ना। अगर वो कह रहा है कि महंगाई है तो महंगाई है, इसमें कि किससे छुपा हुआ है। अगर डीजल पेट्रोल के दाम बढ़े हैं, अगर रसोई गैस महंगी हुई है तो वो हुई है, अगर पेपर लीक हुए हैं तो वो सत्य है वो। लेकिन फिर उसके बाद जब आप चुनाव पे जाते हैं तो फिर मोदी जी का चेहरा जाता है, मोदी जी का जो लोगों से कनेक्ट है, जिसको हम लोग मोदी मैजिक कहते हैं मीडिया में के शब्दों में, कि एक मैजिक है, वो आकर्षण है उनकी तरफ, तो वो लोग उस तरफ आकर्षित हो जाते हैं और मुद्दे पीछे छूट जाते हैं, उसका एडवांटेज आप लोगों को मिलता है। देखिए, देश के प्रधानमंत्री मानस जी खुद जनता से कनेक्ट है, चाहे वो मन की बात के कार्यक्रम हो, चाहे वो परीक्षा की चर्चा की बात हो, चाहे मातृशक्ति से डायरेक्ट संवाद की बात हो, चाहे आज जो लोग जो युवा और स्टार्टअप के माध्यम से, रोजगार के माध्यम से बड़े बड़े उद्योग खड़े कर रहे हैं, जो पोर्टल के माध्यम से नए नए स्वरोजगार खड़े करने का काम कर रहे हैं, चाहे वो देश में स्वच्छता अभियान करके अपना नाम कमा रहे हैं, चाहे वो खेती के क्षेत्र में अपना नाम खड़ा कर रहे हैं, आज उससे भी देश के प्रधानमंत्री की डायरेक्ट कनेक्ट है। और क्यों नहीं, हम भारतीय जनता पार्टी के और देश के प्रधानमंत्री जी हैं तो निश्चित तौर पर नाम लेना जायज है। और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम सब लोग लगे हैं, हम उनके नेतृत्व में ही आगे भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के लिए काम कर। और ये जो परसेप्शन, मेन बात तो ये है आनंद जी कि परसेप्शन क्या है, ये बार बार हमारे अशोक जी कह रहे थे, परसेप्शन यही है कि देश की जनता ने सरकारें, प्रदेश की जनता ने समाजवादी पार्टी की सरकारें भी देखी। हमारे आदरणीय अभी भाई पीडीए की बात कर रहे थे, ये पीडीए क्या है? ये पीडीए तो परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है। आप पीडीए में दलित की बात करते हैं, इतना आप जब समाजवादी पार्टी की दो बार सरकार रही उत्तर प्रदेश के अंदर, कितने दलित समाज के लिए योजना चलाने का काम कर दिया। हाँ, किया क्या? दलित समाज के प्रमुख संघ के आरक्षण पर रोक लगा दी, बाबा साहब की मूर्तियों को, पार्कों को तोड़वाने का काम कर दिया, दलितों की, गरीबों की जमीनों को हथियाने का काम कर दिया। अच्छे काम भी किए हैं, ऐसा नहीं दीपक सोनकर जी ये ना कहिए, अच्छे काम भी किए। 1090 दिया, 1090 दिया, समाजवादी एम्बुलेंस दी, वो भी देखा, इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम दिया, वो भी देखा। उसका मानस जी देश की तरफ से उन्होंने दिया ना, गोमती रिवर फ्रंट का घोटाला भी दिया ना, लैपटॉप घोटाला भी दिया ना, सफाई महोत्सव में जनता की गाड़ी कमाई का बर्बाद करने का पैसा दिया। और हमने भी देखा था कानून व्यवस्था मानस जी किसी मंत्री की भैंस को ढूंढने के लिए चलिए, मैं अशोक गहलोत जी की समय खत्म हो रहा है, हमारे दोनों साथी इंतजार कर रहे हैं। अभिमन्यु त्यागी जी आप कुछ कहना चाह रहे, कहिए। देखिए मानस जी, मैंने दोनों जो हमारे साथी हैं, मनीष जी और दीपक सोनकर जी, दोनों की बातों को सुना, आपने भी सुना, लेकिन ये नहीं बता पाए कि पिछले 10 वर्षों में मोदी जी ने क्या दिया, उत्तर प्रदेश को क्या दिया, नौजवानों को क्या दिया। पर्चा लीक एक बहुत बड़ा मुद्दा है। मैं अशोक जी ने जो बात कही थी 30 लाख जो छात्र प्रभावित है, मैं प्लीज दीपक जी, मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया। लगभग 1 करोड़ से ज्यादा छात्र प्रभावित हुए हैं और खुद सरकार ने आंकड़ा दिया है। मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूं दीपक जी, मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूं। ऐसे बात नहीं रख पाएंगे हम। यहाँ मुर्गों की फाइट नहीं हो रही है कि जो राजा मुर्गों को आपस में लड़ा दे और वाहवाही लूटे, ताली बजाए। ये यहाँ हम चर्चा के लिए आए हैं सिर्फ। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो मोदी जी ने क्या दिया, वादा किया था 2 करोड़ रोजगार साल में दिए जाएंगे, यानी 10 साल में 20 करोड़ रोजगार मिलते। उल्टा पर्चा लीक हो रहा है। लगभग 1 करोड़ से ज्यादा छात्र कुछ यूपी के ही प्रभावित हुए। एक छात्र पे लगभग 2 लाख रुपए का खर्चा साल का आता है। 3 लाख करोड़ रुपए इसी मद में खर्च हो जाते हैं। और उनके खर्च हो जाते हैं जिन पे लगातार जो किसान है, जो कमेरा वर्ग है, जो मजदूर है, जो छोटा व्यापारी है, दुकानदार है, जो मजदूरी करता है, ठेला खोमचा लगाता है, जब उनका खर्च हो जाता है 3 लाख करोड़ रुपए, वो किसकी जेब में जाता है, किसकी पॉकेट में जाता है? तो वो सब लोग परेशान हो जाते हैं। मनीष जी ने कहा, एजेंसी की बात की, राशन की बात की, तो मैं इनको बता देना चाहता हूं, राइट टू फूड का कानून कांग्रेस पार्टी बनाकर गई। और जब देश आजाद हुआ, एक ओलपिन की फैक्ट्री भी देश में नहीं थी।
ये जो उत्तर प्रदेश में भी जो है सारी सरकारी संस्थान है, यहाँ तक कि बिजली का संयंत्र भी जब कांग्रेस सरकार रही 89 तक तब वो ही बनाकर गई, उसके बाद एक भी बिजली संयंत्र नहीं बना। आपने क्या क्या दिया, आईआईटी एम्स कितने दिए, कितनी इंडस्ट्री आपने दी, कितने स्पेशल इकोनॉमिक जोन दिए, आपने कुछ नहीं दिया है। दीपक जी आपने कुछ नहीं दिया है, आपने उनका हताशा निराशा दी है। छात्र है ना आत्महत्या कर रहे, मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूं, आत्महत्या कर रहे निराश होकर। मोदी जी ने खुले मन से कहा, मनीष जी ने कहा मोदी जी को टारगेट करते हैं, जब मोदी जी का एक फेस रह जाता है बाकी को कैमरे से हटा दिया जाता है तो मोदी जी से ही तो सवाल पूछेंगे ना। तो वो सवाल ये है, खुद मोदी जी ने वादा किया किसानों की आय दुगनी हो जाएगी, आय तो दुगनी नहीं हुई। रोज किसान आत्महत्या कर रहा है देश में, रोज मजदूर आत्महत्या कर रहा है। उसका कारण क्या है? इन्होंने कहा एमएसपी हम देंगे, एमएसपी पर कमेटी बनाएंगे, फिर से किसान आंदोलन के लिए आ गया। उसके कारण क्या है? क्योंकि लोग जो असल मुद्दे हैं उनको छोड़कर धार्मिक मुद्दों पर वोट कर गए, भावनात्मक मुद्दों पर वोट कर गए, और अब की बार जनता रोटी पर रोजगार पर वोट करेगी। निश्चित तौर पर ये जो घमंडी सरकार है इनका जाना क्या है। किसानों के आंदोलन पर आप चुनाव में गए, लेकिन किसानों के लिए ये भी एक मुद्दा था कि उनके खाते में 2000 रुपए जा रहे हैं किसान सम्मान निधि के। मैं कहना चाहता हूँ मानस जी एक एकड़ पे 24,000 रुपए खर्चा आता है किसानों का, एक्स्ट्रा खर्चा आना है, आंकड़ा दिया। आप 6,000 रुपए रख लीजिए, एमएसपी दे दीजिए हमें 6,000 रुपए में आपने 1 करोड़ काम काट दिए हैं, बजट कम कर दिया है, बजट कम कर दिया है। एक अंतिम सवाल अशोक यादव जी के पास, एक अंतिम सवाल अशोक यादव जी के पास चलते हैं। अशोक यादव जी बहुत छोटा सा जवाब चाहेंगे। मोदी जी की एनडीए की ताकत है कि एनडीए के पास एक मोदी जैसा चेहरा है जिसको लोग पसंद करते हैं, जो ऐसा दिखता है कि बहुत दमदारी से इस देश का नेतृत्व कर सकते हैं, और लोग उनको पसंद कर रहे हैं, इसलिए लगातार वो चुनाव जीत रहे हैं। उत्तर प्रदेश का चुनाव भी अगर देखा जाए तो मोदी जी के नाम पर, योगी जी के नाम पर लड़ा गया, उसमें मोदी जी बहुत प्रमुख भूमिका में थे, लोगों ने उनके नाम पर वोट किया। लेकिन जब देश का चुनाव आता है तो विपक्ष में मोदी के मुकाबले कौन है? इंडिया गठबंधन के पास चेहरा कौन है? जनता किसको वोट करेगी? आप अनम्यूट करिए अपनी डिवाइस को। अशोक जी आपकी आवाज नहीं आ रही, मुझे लग रहा आवाज में कुछ प्रॉब्लम, अपना कनेक्शन को ठीक करिए जरा सा। मैं इस सवाल का जवाब आप ही से चाहता हूं मैं जी। जी कंटिन्यू करिए। हेलो मानस जी, आवाज आ रही मेरी? बिल्कुल आ रही है। हाँ मानस जी, मैं ये कह रहा था जो सवाल आपने किया, मैं बताऊं कि मोदी जी के अगेंस्ट इंडिया अलायंस में जो भी व्यक्ति होगा प्रधानमंत्री पद का चेहरे का दावेदार, वो व्यक्ति मोदी जी की तरह कम से कम झूठ नहीं बोलेगा, देश के सामने झूठे वादे नहीं करेगा। सवाल का जवाब नहीं, आप कल्पना की बात कर रहे हैं। मोदी जी के मुकाबले किसको रखेगा? जनता वोट देखिए जाऊंगा, मैं वोट करने चाहता हूँ, मान लीजिए मुझे मोदी जी पसंद है, मान लेता हूँ मोदी जी मुझे पसंद है, मान लीजिए मुझे राहुल गांधी पसंद है, पसंद है। मानस जी देखिए, मानस जी अगर हम लोग इस देश के संविधान में विश्वास करते हैं तो ये सवाल इस समय पूछना लाजमी नहीं है, क्योंकि संविधान में ये व्यवस्था है कि जब जो दल चुन के आएगा उसके सांसद अपने नेता सदन का चुनाव करते हैं, तो वो सांसदों के ऊपर छोड़ दिया जाएगा। तो हमारे इंडिया गठबंधन में बड़े नेता जितने भी हैं सांसद चुनेंगे। लेकिन इस पर कोई रोक भी नहीं है पॉलिटिकल पार्टी से कि वो अपने प्रधानमंत्री पद के दावेदार को घोषित ना करे, इस पर तो कोई रोक नहीं है ना, किस पे रोक लगी हुई है संविधान में? नहीं माने जी, किस पे रोक लगी है? भाई अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी, कोई सियासी दल अपनी तरफ से घोषित करता है कि हम चुनाव जीतेंगे तो हमारे ये प्रधानमंत्री होंगे, तो क्या इससे कोई रोक है क्या? इस पे कोई रोक नहीं है। देखिए हर दल की, मानस जी, हर दल की अपनी अपनी स्ट्रेटजी है, हर दल की अपनी अपनी स्ट्रेटजी है। अब उनकी स्ट्रेटजी पहले घोषित करना, हमारी स्ट्रेटजी बाद में घोषित करना। देखिए ऐसा मानस जी, देखिए मैं बस 10 सेकंड में अपना जवाब पूरा करूंगा। अभी हमारे मनीष जी बोल रहे थे
कि इंटरनेशनल लेवल पे देश का मान सम्मान बढ़ा। इस सवाल का अगर मैं एक जवाब पूछता हूं कि ऐसा कोई एक या दो पैरामीटर बताइए जिसपे हम ये बता सके कि हाँ इंटरनेशनल लेवल पे हमारा मान सम्मान बढ़ा है, एक पैरामीटर नहीं बता पाता कोई, एक सिंगल, बस खाली यही कहेगा मोदी जी के आने से देश का मान सम्मान विश्व में बढ़ा है। अभी इन्होंने कहा कि लोग बुलाते हैं राष्ट्रपति का चुनाव जितवाने के लिए। अरे भैया इसी झांसे में ट्रंप आ गए थे, ट्रंप जी इसी झांसे में आके मोदी जी को बुला लिए थे, बेड़ा गर्क हो गया ट्रंप जी का। राष्ट्रपति जब बराक ओबामा थे तो भी उनका हाथ ट्रंप का बेड़ा गर्क करने वाला कोई और नहीं है मानस जी। ट्रंप उनको अपने मंच पे लेके जा रहे हैं। आपने देखा यूएई में किस तरीके से उनके सामने खड़ी हुई थी और क्या चाहिए आपको कोई अपना अल्टीमेटली रख देगा, राजशाही चलेगी कि आदमी का मुकुट उतारेगा और रख देगा चरणों में कि साहब आपकी शक्ति है, ये कहाँ संभव है। ट्रंप का हुआ क्या? अल्टीमेटली ट्रंप ने चुनाव जीता। ट्रंप का तो बेड़ा गर्क हो गया ना बुलाने से। आप उसको आप अपनी जगह परिभाषित करिए, जनता अपनी जगह परिभाषित करके किस सरकार को नाम देते हैं। दीपक यादव जी बहुत शुक्रिया आपका, और अभिमन्यु जी आपका भी बहुत शुक्रिया, मनीष अग्रवाल जी आपका भी बहुत शुक्रिया। तो हम बात कर रहे थे कि लोकसभा के चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। उत्तर प्रदेश जो किंग मेकर की भूमिका में रहता है, यानी वो तय करता है कि इस देश का राजपाट, इस देश की सत्ता किसके हाथों में जाएगी। उस उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें और सबकी अपनी अपनी तैयारी, जनता ही तय करेगी कौन किस पर भारी। चलिए चर्चा को ही विराम देते हैं, कल फिर किसी नए विषय के साथ आप सभी के सामने फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।